सर। बिल्कुल धन्यवाद। 10 मिनट देर से जुड़ने जुड़ने के लिए मैं साथियों से माफ़ी चाहता हूँ। अ, बिल्कुल आप सबका स्वागत है और आपसे मिलकर इस डिजिटल माध्यम से जुड़कर आपसे खुशी हो रही है। सवाल लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछें। जी सर, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम मनोरमा है और मैं मुंबई में अपना बिजनेस करती हूँ। मुंबई में ही पली बड़ी हूँ, मुंबई में ही एजुकेशन कंप्लीट किया है, बट दिल से बिहार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। बिहारी हूँ और बिहार राज्य को, जैसे आप कहते हैं, एक अग्रणी राज्य में शामिल करने का आपका जो ध्येय है, उसमें हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगी, जब आपकी बारी है, जब आपका नाम पुकारा जाए, आप अपना नाम, अपना व्यवसाय, अपने बारे में 2 शब्द में बताकर फिर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं ही पूछूंगी, क्योंकि मैंने भी अपना प्रश्न रखा था सर आपसे। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को जानने का उत्सुकता सब में होगी कि अभी फिलहाल ही में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, तो हमने देखा कि आपकी बहुत सारी बातें, जैसे बहुत सारी आपकी जो बातें थे वो सच साबित हुई। लाइक पीएम के बारे में, ही इज अ वीकर प्राइम मिनिस्टर एंड अदर थिंग्स, वट एवर यू हैव प्रेडिक्टेड, ऑलमोस्ट वो सच हुई। लेकिन नंबर्स के मामले में थोड़ा सा हमें देखने मिला कि 20% के मार्जिन से हम ऊपर नीचे हो गए। क्या आपको लगता है कि ओवरऑल जो ये मुहिम हम चला रहे हैं पूरे बिहार में, जहां पर इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स है, क्या इसकी क्रेडिबिलिटी पे आपको थोड़ा कुछ असर दिखता है, या ये इस चीज से बाहर है? देखिए, जो आपने कहा कि थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत नहीं हुआ है, 20% से गलत हुआ है। हम्म। और उसको मैंने आके टेलीविजन पे स्वीकार भी किया कि जो सीटों के को लेकर हम लोगों का अनुमान था वो 20% गलत हुआ है राष्ट्र के स्तर पे। लेकिन जहां तक उसका मैंने रीजन भी समझाया है, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन आपको और इस सत्र से जुड़े सभी साथियों को एक चीज समझना चाहिए कि राष्ट्रीय इलेक्शन पर या दूसरे अन्य समसामयिक विषयों पर, कंकरेंट इश्यूज पर जो मेरी टीका टिप्पणी है वो अलग विषय है। और जनसुराज को लेकर जो मैं बिहार में प्रयास कर रहा हूँ वो बिल्कुल उससे अलग है। पिछले 2 सालों में जहां तक हो सके मैंने कोशिश करा है कि अपने आप को बिहार के बाहर के मुद्दों से जहां तक हो सके अलग ही रखें। लेकिन जो पीछे की पेडिग्री है, प्रोफाइल है, उसके वजह से लोग मिलते रहते हैं और मिलकर लोग सवाल तो वही करते हैं। किसी की इच्छा, किसी की का इंटरेस्ट इसमें नहीं है हम्म। कि बिहार के गांवों में हम लोग क्या देख रहे हैं। तो जैसा मैंने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में, इंडिया टुडे के इंटरव्यू में भी बताया है कि लोग मिलते हैं तो हम लोग की तो ये, आप एक तरह से समझिए, एक तरह से ये लालच ही है कि भाई मीडिया के माध्यम से लोगों तक जनसुराज और बिहार में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो ज्यादातर लोगों तक बात पहुंचे। लेकिन मीडिया उसका अपने नजरिए से इस तरह से इस्तेमाल करती है कि भाई जब प्रशांत किशोर आए हैं तो इनसे चुनाव के बारे में पूछा जाए, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा टीआरपी देता है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन नंबरों का आकलन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, उसका क्रेडिबिलिटी से कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि वो मैं चुनाव में किसी के का प्रचार नहीं कर रहा था। जैसे आपने चुनाव से पहले सुना होगा कि कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया कि मैं चंद्रबाबू नायडू का की मदद कर रहा हूँ। मदद उनकी भी नहीं कर रहा था। जो बात एक बार मैंने रिकॉर्ड पर कह दी, 2 मई 2021 को बंगाल में कह दिया कि अब जीवन में कभी भी किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के लिए उस फॉर्म में काम नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। अब जीवन के अगले 5-10 साल बिहार और बिहार में नई व्यवस्था बनाने, बिहार को सुधारने में लगाना है। लेकिन जो मेरी 10 साल की पहचान है, अब कोई भी नेता मेरे से अगर बात करेगा वो तो स्वाभाविक तौर पर पॉलिटिक्स की, चुनाव की ही बात करेगा। मैं अपने आप को जमीन के नीचे गाड़ नहीं सकता हूँ। मेरी बातचीत, जैसे अभी आपने बातचीत शुरू करी है तो आप भी राष्ट्रीय चुनावों की बात कर रहे हैं, हालांकि ये सत्र बिहार के लिए है। तो मजबूरी है और आदमी असेसमेंट है। लेकिन जहां तक मैंने कहा कि जो आकलन मैंने सीटों का किया था उसमें फंडामेंटल बात ये
निकल के आ रही थी मेरी समझ से कि स्टेटस को बना रहेगा। तो सीटों को अगर आप छोड़ दें तो 36% वोट भाजपा को पिछले चुनाव में आया था। इस बार 0.7% से कम वोट उनको आया है। वोट शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उनकी सीटें 20% कम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बने, एनडीए की ही सरकार बनी। अब थोड़े कम से बने, थोड़े ज्यादा से बने, वो ठीक बात है, लेकिन उन लोगों के मुकाबले जो ये कह रहे थे कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, उनके मुकाबले तो फिर भी हम लोगों का आकलन सही रहा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, आकलन चाहे बीजेपी के सरकार बनाने को लेकर हो या उनके हारने को लेकर है, वो एक प्रोफेशनल आकलन है, उसमें कोई मोटिव नहीं है। ना हमारी इच्छा है कि मोदी जीते, ना हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी जीते। अगर हमारी इच्छा वैसी कुछ होती तो बिहार में ये दोनों दल, दोनों फॉर्मेशन काम कर रहे हैं। मैं यहाँ बिहार में एनडीए की मदद करता, या अगर हमारी इच्छा होती कि राहुल गांधी और इंडिया से देश का, बिहार का भला हो सकता है, तो मैं उनकी मदद करता। मैंने दोनों फॉर्मेशन की मदद जीवन में की है। जब मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जी के आने से देश सुधरेगा, तो मैंने खुलेआम उनके साथ उनका पूरा कैंपेन 2014 में किया है। मैंने नीतीश कुमार, लालू यादव, इंडिया गठबंधन जो आज है, इनको 15 में मोदी के खिलाफ लड़के अपनी ताकत, अपना बुद्धि, अपनी शक्ति लगाकर 15 में उनको जिताया है। क्योंकि तब मुझे लगता था सही मायनों में कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो सुधार का काम शुरू हुआ है 2005 से, उस सुधार को गति दी जा सकती है, उसको सुधारा जा सकता है। हम लोग बाई चॉइस पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में नहीं है। तब तो यही इच्छा थी कि भाई बिहार का सुधार हो, अगर अच्छा कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उनकी मदद करें। हम तो अपने दुनिया में खुश हैं। ये तो मजबूरी अभी इसलिए है एक तरह से कि जब मैंने देखा कि भाजपा को, मोदी जी को जिताकर भी बिहार का फायदा नहीं हुआ, और उनके खिलाफ लालू नीतीश को भी जिताकर बिहार का फायदा नहीं हुआ, बिहार विकास मिशन बनाने का भी फायदा नहीं हुआ, 7 निश्चय का भी फायदा नहीं हुआ, जब कुछ नहीं, किसी से लाभ नहीं मिला, तो ये सोच समझ के लिया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति की अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी, अगर मैं बिहार में सुधार का प्रयास नहीं करूंगा, तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए मैं वक्तव्य कुछ भी दूं, देखिए अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, मेरा आकलन कुछ भी हो, लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी भावना ना भाजपा से जुड़ी है, ना एनडीए से जुड़ी है, ना इंडिया से जुड़ी है, क्योंकि इन दोनों ही फॉर्मेशन की मैंने मदद की है। और जहां तक बिहार का नजरिया, बिहार के नजरिए से अगर मुझे बात करनी है, तो बिहार ने कांग्रेस का राज देखा है 40 वर्षों तक, उसके बाद लालू जी का राज देखा है 15 साल, और अभी 18-19 साल से भाजपा नीतीश का राज है। बिहार से पलायन नहीं रुका, बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। तो मेरे जीवन का अभी का जो संकल्प है वो बिहार को सुधारने के नजरिए से है। अब आपका सवाल है कि जो आपने प्रिडिक्शन किया था उससे आपकी क्रेडिबिलिटी को धक्का लगा क्या? कोई धक्का नहीं लगना। इसमें क्या धक्का लगना है? मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। और आंकड़ों, मगर 65 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, एक अनुमान के आधार पर, जो मेरी भगवान ने थोड़ी बहुत समझ दी है, उसके आधार पर मैंने बताया कि जहां तक मुझे लगता है कि जो सरकार है मोदी की, वही वापस आ रही है। वो सही है गलत है उसकी बात नहीं है, जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि बिहार में जनसुराज की सरकार बने। मोदी से इससे हमारे क्या लेना देना है? तो उससे कोई फर्क शशांक नहीं जी। है। ये जरूर बात है, एक मिनट, हम्म। ये जरूर बात है कि जो लोग पत्रकारिता करते हैं, राजनीति में जिनकी रुचि है, उनको हमारी बात को फॉलो करते हैं, उनको अच्छा लगे, किसी को खराब लगा होगा, जिनको खराब लगा खराब लगा। जिस दिन मैंने बंगाल में ये कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी, तो उस समय भाजपा के जो समर्थित लोग थे उन्होंने गाली दी कि भाई आप तो ममता बनर्जी जैसे गलत आदमी का मदद कर रहे हैं, देश विरोधी रोहिंग्या की मदद कर रहे हैं। मुसलमानों को अच्छा लगा। आज मैंने जब कहा कि मेरी समझ से 300 सीट भाजपा की आ सकती है या उनकी सरकार वापस बन सकती है, तो लोग ये बता रहे हैं कि भैया कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। लेकिन फर्क समझिए, जब मैं ममता बनर्जी के लिए कह रहा था बंगाल में, तब मैं ममता बनर्जी की मदद कर रहा था।
अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं जनसुराज कर रहा हूं। और जनसुराज की अगर बिहार में बढ़त बनती है, बिहार में जो हम लोग काम कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को है, इससे नुकसान लालू को है, इससे नुकसान नीतीश को है। हम किसी का झंडा ढोकर चलने को तैयार नहीं है। हमने 10 साल सबका झंडा ढोकर देख लिया, सबकी मदद की, सबको जिताने में कंधा लगाया। जब ये पाया कि इनके जिताने से हम लोगों का, बिहार का कोई फायदा नहीं है, तो ये सोच समझ कर निर्णय लिया है कि नहीं, अब बिहार की जनता का झंडा लेकर ढोएंगे। और वही प्रयास कर रहे हैं। जहां तक अगर आपको हमारे कहने पर भरोसा नहीं है तो न करें भरोसा, उसमें क्या दिक्कत है, ये आपका चॉइस है। हम किसी को जबरदस्ती तो कह नहीं रहे कि आप हमारी बात मानिए। हमने अपना मत रखा, सही है गलत है वो आपको निर्णय लेना है। मैंने कहा कि भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है, उनको 300 सीट आएगा, उनको 240 आया, तो मैं, बहुत बड़ी गलती मेरी है। और जो लोग कहे कि 100, भाजपा को 150 आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया की सरकार बनेगी, वो लोग आज ताली बजा रहे हैं। तो भाई आप देख लीजिए कि अगर अनुमान कुछ गलत भी हुआ, तो मेरा अगर 20% हुआ तो दूसरे लोगों का तो 100% गलत हुआ है। कम से कम डायरेक्शनली तो जो मैंने कहा वही हुआ। लेकिन फिर से मैं दोहरा देता हूं, मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं कोई ट्रेंड से फॉलोजिस्ट हूं, कि मैं कोई भगवान हूं, कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। मैं जहां पर काम करता था तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, जो ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं, उसके हिसाब से ये रिजल्ट आएगा। बिहार मेरा फोकस है, और बिहार के नजरिए से मैं समझता हूं कि ना भाजपा, ना एनडीए, ना नीतीश, ना लालू, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं सबके विरोध में खड़ा हूं, मैं बिहार की जनता के साथ खड़ा होने का प्रयास कर रहा हूं। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन हमने बहुत सॉलिड वाला और बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, और बढ़ते हैं आज की मीटिंग सेशन की तरफ। हम सब मूल रूप से बिहारी हैं, लेकिन बसे हुए हैं बाहर। हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं सर। ये एनआरबी का जो कॉन्सेप्ट है सर, अपने तरफ से आप क्या सोच रहे हैं एनआरबी को लेके? आप अपने विचार जरा 2 शब्द में बताइए। बिहार से पलायन जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम्म। और जब हम लोग पलायन की बात करते हैं तो पलायन सिर्फ डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं है, सिर्फ मजबूरी में किया गया पलायन नहीं। बहुत बड़ी संख्या, 2/3 से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर हैं, वो मजबूरी में पलायन करके बाहर गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग स्वेच्छा से गए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए गए हैं, बहुत सारे लोग अच्छी नौकरी और रोजगार के लिए गए हैं। तो बिहार से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जिनको हम लोग एनआरबी कह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारी, वो बिहार का सम्मान भी हैं, आप बिहार के अभिमान भी हैं, और आप बिहार का कर्ज भी एक तरह से दिखाते हैं। जो बिहार की परिस्थिति को कोई देखना समझना चाहता है, तो मेरे नजरिए से उसको बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों को देखना है। उनमें सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान, सबसे बेहतर लोग भी हैं, और सबसे ज्यादा कष्ट में रहने वाले, सबसे ज्यादा अनपढ़, सबसे ज्यादा गरीब लोग भी बिहार के हैं। तो एक नजरिए से आप बिहार को, बिहार की परिस्थिति का सबसे सही चित्रण जो है वो एनआरबीज करते हैं। ये दिखाता है, बिहार के बाहर जो सक्सेसफुल बिहारी है वो दिखाता है कि अगर व्यवस्था अच्छी हो, इकोसिस्टम अच्छा हो, तो यही बिहार के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो भाई वहां गए हैं और मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं, बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, वो ये दिखाता है कि बिहार में लोगों के की परिस्थितियां, उनकी परेशानी कितनी ज्यादा है। जहां अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए लोगों को जाकर बाहर के राज्यों में मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे शहर जहां बिहार के 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, वो भी बिहार से दिल से उतना ही जुड़े हुए हैं। तो अगर बिहार को सुधारने का कोई प्रयास हो रहा है, तो इस प्रयास में उन साथियों का, उन भाइयों का, उन बहनों का भी की भी साझेदारी होनी चाहिए, उनसे मदद ली जानी चाहिए। इसलिए एनआरबीज का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और एक इसका पहलू और ये है कि आप अपने गांव के लिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं बाहर, आप अपने गांव, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के लिए हीरो हैं। जो दिल्ली में नौकरी करता है, दिल्ली में घर बना लिया है, बॉम्बे में घर बना लिया है, तो बिहार के गांव में लोग, हम लोग चलते हैं तो कहते हैं भैया हमारा चचा का लड़का है वहां बॉम्बे में घर बना लिया है। बड़ा अभिमान से लोग उस बात को बताते हैं। भले आप अपने चचा के लड़के को यहाँ जाने न जाने,
एक्टिवली उसको सपोर्ट करे ना करे, लोग इस बात का अभिमान करते हैं कि भाई हमारा घर का, हमारे गांव का, हमारे पड़ोस का कोई आदमी बॉम्बे में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में, भले उससे आपका डायरेक्ट रिश्ता ना हो, उसको भी लोग बड़े अभिमान से बताते हैं कि मेरे गांव का लड़का है भैया, वहां पर बंगलोर में बहुत बड़ा नौकरी करता है, बिजनेस शुरू किया है। इस बात को मैंने फील किया है। इसलिए मैं चाहता हूं जनसुराज के तहत कि इस पूरे डायस्पोरा को, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को बिहार की परिस्थिति से, बिहार के इस प्रयास से जोड़ा जाए। दूसरा, बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं उनमें से भी, उनके साथ भी मैं जुड़ा रहा हूं, उनसे बात करता हूं, मिलता हूं, तो उनके मन में भी एक बहुत बड़े वर्ग में ये है कि भाई मैं तो बॉम्बे में रह रहा हूं, लेकिन मेरा गांव तो अभी वैसे ही है जैसे 1970 में की स्थिति थी। तो अगर बिहार में कुछ ऐसा होता जिससे जुड़कर मैं कुछ प्रयास कर पाता, तो ऐसे लोगों की संख्या, भावना भी बहुत बड़ी है। उसी दबाव में उस और पदयात्रा के दौरान मैंने दोनों पहलुओं को देखा। ऐसे सैकड़ों लोगों ने की बातों को सुना जो गांव से बाहर रहने वाले बिहार के लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका अभिमान करते हैं, उनसे जुड़ाव करते हैं, उनको दे लुक अप टू देम। और ऐसे बिहार के बाहर रहने वाले लोगों से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, जो चाहते हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बने, कोई अवसर आए, तो हम बिहार के लिए कुछ कर सके। ज्यादातर लोग ये बताते हैं भैया हम तो बरसों से सोच रहे हैं कि बिहार में अगर कुछ होता तो मैं भी कुछ करता उसमें। इसी दोनों बात को समाहित करके और ये प्रयास किया गया है, कर रहा हूं मैं, कि बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोगों को कम से कम 10 वैसे शहरों में जहां 5 लाख से ज्यादा बिहार के साथी रहते हैं, उनको ये एक संस्थागत स्वरूप दिया जाए, एक व्यवस्था दी जाए, जिससे आप मुंबई में अपने आप को एकत्र कर सके। और प्योरली बिहारी ब्रदरहुड के नाम पर, मैंने दिल्ली में अभी हम लोगों ने 2 बैठक की, वहां बड़ी चर्चा हुई, और उसका जो पक्ष हम लोगों ने निकाला है कि ये लोगों को जनसुराज के नाम पर नहीं, प्रशांत किशोर के नाम पर नहीं, जाति धर्म विचारधारा के नाम पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहारी ब्रदरहुड के नाम पर जोड़ा जाए, उनको एक साथ लाया जाए, ताकि लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे के की ताकत बन सकें। एक बार जब वो बिहारी ब्रदरहुड के नाम पर आप साथ में आएंगे, तो फिर अगर आपकी इच्छा हुई, आपको जनसुराज के कार्यों में, जनसुराज की बातों में अगर कुछ सच्चाई, कुछ ईमानदारी, कुछ सही बात दिखती है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप इसकी मदद भी कर सकते हैं। थैंक यू प्रशांत जी। मुझे लग रहा है कि आपके जो शब्द हैं वो वही शब्द है जो हम बाहरी लोग जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आगे की सत्र के लिए मैं दीपाली आपको चाहूंगी कि आप फ्रंट पर आए। जी धन्यवाद मनोरमा जी। प्रशांत, जय बिहार जय जनसुराज। मैं आपके आने से पहले लोगों को बता ही रही थी कि हमारे प्रवासी बिहारी जितने भी लोग हैं वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कैसे जनसुराज जो बिहार के लोग हैं उनसे तो वो जरूर लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारे जो बिहारी भाई जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए एक मौका है कि वो भी जाने कि जनसुराज जो है वो किस लेवल पर काम कर रहा है और बिहारियों के लिए वो जनसुराज क्या क्या एक उद्देश्य लेकर आया है और कैसे हम बिहारियों के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे जितने भी प्रवासी बिहारी भाई हैं हम उनसे उनका सवाल पूछेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि जब आप अपना सवाल पूछें तो आप किस जगह से हैं बिहार में, आप मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं और आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, वो आप जरूर बताएं और फिर अपना सवाल पूछें। मोहित रंजन जी हमारे साथ हैं। मोहित जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना कैमरा ऑन करें, अपना माइक अनम्यूट करें और प्रशांत से अपना सवाल पूछें। मोहित जी। यस, सॉरी। हाय, मेरा नाम मोहित है और अभी मैं रिलायंस रिटेल में जॉब कर रहा हूँ। सो आई एम एक्चुअली वर्किंग एज सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एंड आई एम हैंडलिंग ओवर netmeds.com। और बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है प्रशांत जी आपसे कि जैसे जो एनआरबीज हैं, नॉन रेजिडेंट बिहारी आउट आउट जो मुंबई से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए आपका हाउ दे आर गोइंग टू एसोसिएट विद यू एंड आपको उनको एसोसिएट करने के लिए आपका प्लान क्या है और कैसे हमारी स्किल्स को बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक जन स्वराज मोर स्ट्रोंगर। और साथ में हाउ वी कैन हेल्प अस आउट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग जन स्वराज स्ट्रोंगर आउटसाइड बिहार ऑल्सो एंड स्प्रेड जन के बारे में। और ज़्यादा अवेयरनेस ये भी नहीं है कि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज
के लिए क्या कर रहे हैं बिहार में। तो देखिए, दैट इज माय क्वेश्चन टू प्रशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है जो खासकर बिहार से बाहर लोग रहते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए कि आपको जनसुराज को मजबूत नहीं करना है। जनसुराज तो एक व्हीकल है। आपको बिहारी आइडेंटिटी को मजबूत करना है, आपको बिहार को मजबूत करना है, आपको प्रशांत किशोर को बड़ा नहीं बनाना है, बिहारी जो डायस्पोरा है उसको मजबूत बनाना है। और वो सम्मान, वो अभिमान तब वापस आएगा जब बिहार की स्थिति सुधरेगी। आप क्या कर सकते हैं? आप जहां बैठे हुए हैं वहां से कुछ नहीं तो सबसे पहले तो इस प्रयास के लिए एक बेस्ट विशेष भेज सकते हैं, इसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, इसके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं कि बिहार में जो ये प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है इसको भगवान करे सफलता मिले। दूसरा, ऑन मोर मेटेरियलिस्टिक टर्म्स, आप कुछ नहीं करें तो कम से कम जो जनसुराज की बातें हैं उसको अपने और अपने साथियों के बीच रखिए। कुछ नहीं कीजिएगा, अपने फेसबुक पर इसको, इसके वीडियो को डाल सकते हैं, लोगों को ये कह सकते हैं कि भाई जनसुराज से जुड़ा हुआ कोई एक प्रयास बिहार में हो रहा है, इसको देखो, जांचो, परखो, अगर अच्छा लगे तो इससे जुड़ो। तीसरा, अगर कोई भी ऐसा बिहार का शायद ही कोई आदमी परिवार बाहर रह रहा है जिससे जुड़ा हुआ बिहार में कोई व्यक्ति नहीं है, अगर मुंबई में 5 लाख बिहार के लोग अपने बिहार में रहने वाले घर परिवार दोस्त मित्र के एक एक व्यक्ति को भी बताएंगे कि भाई तुम जनसुराज से जुड़ो, तो आप मुंबई में रहते हुए अपनी एयरटेल या जियो की नौकरी करते हुए बिहार में बहुत सारे लोगों को जनसुराज से जोड़ पाएंगे। उसके बाद दूसरे को, लोगों को जनसुराज के बारे में बताना और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो इससे जुड़े। सबसे पहला सहयोग तो आपका यही है। दूसरा सहयोग ये है कि आप बिहार से बाहर रहते हैं, आप कई अच्छी चीजें जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं जो दूसरे राज्यों में बिहार के बाहर हो रहा है, सरकार के साइड में या प्राइवेट सेक्टर में। ऐसी कई बातें, अच्छी बातें, आपका अनुभव, आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो आप साझा कर सकते हैं जनसुराज से कि किस तरह बिहार में भी उस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे लोग जिनमें वो क्षमता है, जो चाहते हैं कि बिहार के पॉलिसी नीति निर्माण में, बिहार के जो हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो बिहार में सुधार का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अगर आप कोई सहयोग देना चाहते हैं, उसमें सुझाव देना चाहते हैं, उसमें योगदान देना चाहते हैं, तो आप बिहार के सुधार या बिहार में सुधारे जाने वाले विभिन्न पहलुओं पर अपना मत दे सकते हैं। तीसरी बात, आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं या सक्षम हैं कि 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 रुपये आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आप उस अभियान के तहत बैंक के माध्यम से 100, 200 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया अगर चाहे तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। वो प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी ओर से सहयोग होगा। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप में से कुछ साथी जो अपने जीवन से कुछ समय निकालकर 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना आकर यहाँ वॉलंटियर हो के तौर पे काम कर सकते हैं। आप अगर ये तय करते हैं कि अगले 1 साल में भैया मैं 10 दिन आऊंगा और अपने गांव में अपने सारे लोगों को, अपने गांव के लोगों को जनसुराज से जोड़कर जाऊंगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। मोटे तौर पर 5 बातें। जनसुराज को बेस्ट विशेष दीजिए, जनसुराज के बात को अपने और अपने साथियों के बीच में बढ़ाइए, बताइए। तीसरा, आप बिहार के सुधार के लिए आपके मन में अगर कोई भावना, कोई सुझाव है वो हम लोग से साझा कीजिए। चौथा, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक योगदान 100, 200, 500, 1000 रुपया बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। और पांचवा, अगर आप में सही में जज्बा है, कुछ करना आप चाहते हैं, तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, आने वाले 1 साल में अपनी सुविधा अनुसार वो समय निकालिए और ये तय कीजिए कि मैं आऊंगा और अपने गांव, अपने आस पड़ोस के लोगों को जनसुराज की इस भावना से, बिहार के को सुधारने के इस प्रयास से जोड़ कर जाऊंगा। इतना भी अगर आप कर दें तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर 50 लाख बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, अगर हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को भी फोन करके, जहां पर लोग मेरे से पूछते भैया मैं क्या करूं, भाई आप कुछ मत कीजिए, बॉम्बे से फोन करके अपने मित्र को बिहार में बताइए जो यहाँ रह रहा है कि जनसुराज से जुड़ो, तो 50 लाख लोग जुड़ जाएंगे। अगर आप वहां बैठकर 2 आदमी को भी वोट देने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं तो 1 करोड़ वोट आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे।
हर बार लोग सोचता है मैं बॉम्बे में बैठा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, भैया हम इसको कैसे छोड़े, हमको परिवार चलाना है, हमारी जवाबदेही है, हम कैसे मदद कर सकते हैं। मेरे भाई, आप बिल्कुल वहां से बैठ के अगर 10 मिनट 15 मिनट समय निकालें, अपना फोन उठाइए, जिस किसी को भी बिहार में जानते हैं उसको फोन कीजिए, उसको बताइए कि भाई तुम बिहार के सुधार के इस प्रयास से जुड़ो, इसमें अपना योगदान करो। आप मत आइए, आप वहां हैं, आप वहां कुछ पैसे कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। जैसा मैंने कहा, आप में से ज्यादातर लोग बिहार का अभिमान भी हैं। यहाँ पहले से ही बहुत बेकारी है। मैं अभी दिल्ली गया था, मुझे लड़के भावावेश में आकर कई लड़कों ने कहा कि भैया हम नौकरी छोड़कर आपके साथ जुड़ेंगे, वहां आ रहे हैं। हम हाथ जोड़ रहे हैं, भैया आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको अपनी पढ़ाई अपना रोजगार नहीं छोड़ना है। पहले ही बिहार में बहुत बेरोजगारी है। आप जो कर रहे हैं वहीं से आप बिहार के अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, अपने गांव के लोगों को, उनको बताइए कि भाई तुम जुड़ो। इसके साथ साथ जो आपके जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र की सबसे अच्छी बात जो आप समझते हैं कि बिहार में होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में हो, वो बातें हम लोग से साझा कीजिए, ताकि जो बात हम लोग गांव गांव जाकर लोगों से पूछ रहे हैं वो आपके अनुभव, आपकी विद्वता से भी हम लोग लाभ उठा सकें। और तीसरा, अगर आपके पास साधन है, 150 रुपया अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कीजिए। और चौथा, आने वाले 15 महीने में कम से कम 10 दिन जरूर निकालिए, आइए बिहार, अपने यहाँ आकर 10 दिन में कुछ ना कुछ करके जाइए कि मैं 10 दिन में आऊंगा और अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस के हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करूंगा कि इस बार जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, इस बार बिहार और बिहार के बच्चों के लिए वोट दो। यही संकल्प दिलाने का प्रयास आप बॉम्बे में बैठ के कर सकते हैं, दिल्ली में बैठ के कर सकते हैं, लंदन अमेरिका में बैठ के कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है। इसके अलावा अगर आपके मन में और कुछ करना आप चाहते हैं तो मैं सहर्ष आपसे सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अभी 14,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो शहरयार जी की तरफ से है। मैं दरख्वास्त करूंगी कि शहरयार जी आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा आप अपना ओपन कीजिए और अपना सवाल प्रशांत से पूछिए। नमस्कार प्रशांत सर, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से रहने वाला हूँ और अभी पिछले 5-6 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। यहीं से मैंने पढ़ाई किया और अभी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ। तो सर मेरे कुछ सवाल हैं और कुछ शिकायतें भी हैं। पहले मैं सवाल पूछूंगा पहले कि शिकायत कर लीजिए। शिकायत तो सर ये है कि आपसे ही नहीं, मेरे पापा से, जितने बुजुर्ग लोग हैं जो 40-50 साल के लोग हैं, तो उन लोग से है कि आप लोगों ने बिहार के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जिसकी वजह से हम युवाओं को बिहार छोड़कर जाना पड़ता है, या वो पढ़ाई के लिए हो या फिर वो शिक्षा, रोजगार, किसी भी चीज के लिए। तो ये एक शिकायत है जो मैं अपने पापा से भी करता हूँ और जो भी वो एक सीनियर लोग हैं उन लोग से मेरी शिकायत रहती है इस बात को लेकर। और सवाल ये है कि सर जैसा आप कह रहे थे कि इन्वेस्टर्स जो हैं जो दूसरे राज्य से आते हैं वो इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा करे वैसा करे, तो सर अगर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिहार में आते भी हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो है वहां पे लोकल माफियाओं का दबाव, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो उनसे एक रंगदारी जो होता है वो मांगा जाता है। लोग मतलब उन पे इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो लोग वो काम ही छोड़कर चले जाते हैं। तो सर जब जन स्वराज पार्टी जब आएगी सरकार में, सत्ता में, तो इस चीज को कैसे वो फेस करेंगे, कैसे लड़ेंगे इस चीज से तो कि पहली बाहर जो से आपकी लोग शिकायत है भाई साहब, वो जायज शिकायत है। इसीलिए प्रयास भी कोई 25 साल का लड़का नहीं कर रहा है, 40 साल का बुजुर्ग कर रहा है। तो गलती हम लोगों से हुई है, तो प्रयास भी सुधार का हम ही लोग करेंगे। और मैं बार जी बार कहता हूं कि मैं ये रोज कहता हूं कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई प्रयास नहीं करेगा तो कौन प्रयास करेगा। तो स्वाभाविक तौर पर पिछले 25-30 सालों से जो लोग भी वोट देते रहे हैं, हम लोग इंक्लूडेड, कहीं ना कहीं हम लोग के जजमेंट में, हम लोग की समझ में कमी रही है, तभी ये दुर्गति हुई है। तो उसको सुधारने की जिम्मेवारी, जवाबदेही, प्रायश्चित जिसको करना है वो हम ही लोग को करना है। आपने ये जो बात कही कि बाहर से कोई आता है यहाँ पर उद्योग लगाने और उसके वजह से, यहाँ रंगदारी की वजह से वो भाग जाता है, उस बात में परसेप्शन ज्यादा है, सच्चाई कम है। पहली बात तो आप ये समझिए कि जन स्वराज के जो इकोनॉमिक मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बाहर से इन्वेस्टमेंट ड्रिवेन नहीं है।
मेरा ऐसा मानना नहीं है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग आकर यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे और उससे बिहार की गरीबी दूर होगी। मैं इस पर हर मीटिंग में बात कहता हूँ। बिहार में गरीबी दूर करने की जो मूलभूत 3 बातें हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बिहार में हम लोग 45,000 करोड़ रुपया 45,000 करोड़ एवरी ईयर खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पर, और उससे 45 बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई करके नहीं निकल रहे हैं। तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो पढ़ाई करने के बाद 15 साल के बाद सिस्टम पर, व्यवस्था पर, राज्य पर बोझ न बने। अगर मैं इसी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर आज पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह पर हूं, तो मैं बिहार की व्यवस्था पर बोझ नहीं हूं। सरकार को मुझे राशन नहीं देना है, सरकार को सरकार अच्छी अस्पताल बनाए या ना बनाए, मैं अपनी चिंता कर सकता हूं। तो ये जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि चूंकि पहले 15 साल में बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या 15 साल के बाद वो सरकार की व्यवस्थाओं पर निर्भर है, खाने के लिए, रहने के लिए, घर के लिए। तो पहला जन सुराज का मूल मंत्र है कि 15 साल से पहले के बच्चों पर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि बेहतर शिक्षा हो, उनको सरकार पर बोझ ना होना पड़े। दूसरा, 15 साल से 45 साल के जो लोग हैं बिहार के, उनको उनके हाथ में पूंजी दी जाए, ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। अब उनको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनके पास स्किल है। आप वहां जाकर बॉम्बे में कारपेंटर बन गए, कोई इलेक्ट्रीशियन बन गया, कोई मेसन बन गया, कोई छोटी मोटी दुकान कर रहा है, अगर उनके पास पूंजी हो, उनको सरकार की ओर से वो व्यवस्था मिले, तो बिहार में आकर इंटरप्रेनर बन सकते हैं, छोटे मोटा रोजगार, रोजी रोजगार कर सकते हैं और 2 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। और तीसरा, जो 60 साल से ऊपर के लोग बिहार में रह रहे हैं, क्योंकि आपने ठीक कहा कि पिछले 30-40 सालों से हम लोग से गलती हुई है, तो उनकी चिंता सरकार करे। इसलिए कम से कम उनको 2,000-2,500 रुपए का मासिक पेंशन मिले, ताकि उनको जलालत की जिंदगी न जीना पड़े। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं, बिहार में प्रति माह वृद्ध लोगों को 400 रुपए का पेंशन मिलता है। आप अंदाजा लगाइए कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया में क्या हो सकता है। कुछ लोग ये कह सकता है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। बिहार सरकार का बजट है 2,40,000 करोड़। अगर 2,000 करोड़ रुपया महीने का सिर्फ खर्च है, सिर्फ 2,000 करोड़ रुपया अगर हम लोग खर्च करें, तो बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को, महिला पुरुष को 2,000 रुपया प्रति माह का पेंशन दिया जा सकता है। तो कम से कम उनको वो जलालत की जिंदगी ना जीनी पड़े। तो ये 3 बातें जो है कि बच्चों को पढ़ाओ, युवाओं को पूंजी दो ताकि वो रोजी रोजगार कर सकें, और जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके चिंता सरकार करे। इतना पैसा और साधन बिहार के पास है, इसके लिए हमको किसी बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट की जरूरत नहीं है। एक बार, जहां तक आपने कहा कि बाहर से लोग कैसे आएंगे, कितना भी क्राइम हो, अगर इंडस्ट्री को पता है कि अफ्रीका में, अफगानिस्तान में उनका सेल होने वाला है, तो वहां के आतंकवाद के बाद भी जाकर वहां फैक्ट्री लगाते हैं। बिहार में उतना क्राइम नहीं है। कंजम्पशन होना चाहिए। उनको मालूम है कि बिहार में कंजम्पशन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर फैक्ट्रियां कम लगती हैं। जब यहाँ सीमेंट बिकेगा तो सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट लगाएगी, जब यहाँ पर खाद बिकेगा तो खाद बनाने वाली फैक्ट्री यहाँ पर खुलेगी। तो यहाँ पर कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की जरूरत है, और उसका मंत्र जो हम लोग समझते हैं वो है शिक्षा और पूंजी। ये 2 चीज के समावेश से बिहार के लोगों में कोई कमी नहीं है। अगर हम लोग के पास शिक्षा हो, हम लोग के पास काम करने के लिए पूंजी हो, तो घर घर में रोजी रोजगार के अवसर, बेहतर इनकम के, बेहतर जिंदगी के अवसर बनाए जा सकते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा जो बहुत लंबा चौड़ा मैं रोज समझाता हूं, लेकिन छोटे में बता रहा हूं। हर साल बिहार से 2.5 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए, 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों के बचत का पैसा जो बैंकों में यहाँ जमा होता है, वो दूसरे राज्यों में बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं। आप जहां महाराष्ट्र, बॉम्बे में बैठे हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र में, केरल में, वहां पर पैसा जा रहा है। पैसा बिहार के लोग बैंकों में यहाँ जमा कर रहे हैं। अगर बिहार के गांव में आपको घर बनाना है, आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन HDFC और SBI आपको बॉम्बे में घर खरीदने के लिए लोन दे देगा। तो पूंजी का जो पलायन है उसको रोककर
लोगों का पलायन रोका जा सकता है। प्रशांत, अगला सवाल सचिन जी का है। सचिन जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना कैमरा ओपन करके प्रशांत से अपना सवाल पूछें। सचिन नागरे जी, प्लीज अपना माइक नमस्ते। अनम्यूट करें जी। आई एम ऑडिबल? यस, यू आर यस ऑडिबल। यस, गो अहेड। नमस्ते प्रशांत जी, हम कटिया से हैं। अ, अब यहाँ पे हम न्यू मुंबई में रहते हैं और कहाँ के R&D हैं आप? चनपटिया? कटियार कटियार से मनिया। कटिया? कटियार कटियार से कटिहार। कटिहार कटिहार कटिहार। कटिहार। अच्छा जी, बताइए। मैं इधर न्यू मुंबई में रहता हूँ, R&D में जॉब करता हूँ फार्मा कंपनी में। तो अभी हमारे बिहार में जैसे कि 58 या 60% यूथ पॉपुलेशन है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, लेकिन बुरी बात ये है कि जो पूरा यूथ है स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, उनके ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो आप मतलब क्या ऐसा करेंगे कि जो अपना जो यूथ है वो पूरा वापस बिहार में आए और अपने बिहार के ग्रोथ में वो यूथ करें? और इसी के साथ खाली जॉब्स और इंडस्ट्री लाना यही चीज नहीं है, उसके साथ एक कल्चर भी डेवलप करना पड़ता है कि लोग को उधर सेफ लगे, बाहर के स्टेट के लोग भी हमारे बिहार की तरफ आए कि इधर आने से ऐसा कुछ मतलब अनसेफ नहीं लगना चाहिए। तो वो कल्चर भी डेवलप करने की जरूरत बिहार में है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसके ऊपर थोड़ा हमें देखिए, आपके मैं राय। फिर आपको दोहरा देता हूं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हिस्टोरिकली बहुत बड़ी समस्या रही है। अभी ये सच्चाई कम और परसेप्शन ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वो कमोवेश उतनी ही है जो बंगाल में है, यूपी में है या दूसरे राज्यों में है। लेकिन परसेप्शन के हिसाब से जैसे लोगों ने ये मान लिया है कि बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। आप बॉम्बे में रहते हैं, आपको भी ये सामना करना पड़ता होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिहार का हर आदमी बेवकूफ है, अनपढ़ है। लेकिन लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया। वैसे ही बिहार की एक छवि बना दी गई है कि भाई वहां पर लॉलेसनेस बहुत है, वहां पर कोई सेफ नहीं है। भाई 13 करोड़ लोग यहाँ रह रहे हैं और चाहे जितनी तकलीफ में रह रहे हैं वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। 18 महीने से मैं पैदल चल रहा हूँ, गांव गांव जाता हूँ और सुरक्षा के नाम पर मैं एक सिपाही भी अपने साथ नहीं रखता हूँ। गांव में खेतों में ही सोता हूँ, मेरे साथ 200 से ज्यादा लोग कैंपों में रहते हैं। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, आज तक किसी एक कुत्ते ने भी नहीं काटा है। लोग बताते हैं भैया आप पैदल चलिए, कोई साधारण मुखिया भी बनता है, वो 4 गनमैन लेके घूमता है, बताता है भैया बड़ा सुरक्षा का खतरा है, बिहार में कोई मुझे मार देगा। मैं तो भाई सरकार के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ 2 साल से पैदल चल रहा हूँ। 4800 गांव में, 4800 गांव में मैं गया हूँ, वहां रात में रात बिताई है, खेत में सोया है, वहां पर कैंप में। कहाँ कोई मार रहा है? तो ये जितनी सच्चाई है उससे ज्यादा परसेप्शन का मामला है कि बिहार में सुरक्षा की वजह से इंडस्ट्री नहीं लग रही है। हाँ, ये दौर कभी 90 के दशक में था। आज के तारीख में सुरक्षा विषय नहीं है, दूसरी समस्याएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सुटेबल नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, सपोर्टिव सरकार नहीं है, पॉलिसीज इंडस्ट्री और उद्योग को इनकरेज करने वाली नहीं है। वो बातें जरूर हैं। शायद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसलिए नहीं है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले इतने लोग नहीं है, वो व्यवस्था हो सकती है। लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग रही है, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत, हमारे साथ अभी 19,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। अगला सवाल प्रवीण जी का है। प्रवीण झा जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन करके आप प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रवीण जी। हेलो। जी। प्रशांत जी, सुन रहे मेरी बोलिए बात? साहब। हाँ, नमस्ते सर। आवाज मैं आपकी आ रही है और आपका काला टी शर्ट भी दिख रहा है, अरे आपको हम धन्यवाद। लोग देख सकते हैं। बोलिए। ऐसा है कि मेरा नाम प्रवीण झा है, मैं मधुबनी जिला का रहने वाला हूँ। मधुबनी से 6 किलोमीटर उत्तर में देवी पट्टी एक छोटा सा गांव है, राजनगर ब्लॉक के पास। मैं गया हूं वहां पर। आप गए हैं, जानकारी में है मेरे। आप बेनी पट्टी में भी गए थे, जिस जगह पे बबलू झा के यहाँ पे, वो भी मुझे जानकारी है, मेरे रिलेटिव है, और वहाँ भी गए थे। मैं फॉलो तो आपको बहुत, मतलब जब से आप एक्टिव हुए हैं बिहार के लिए, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब से आप दूसरी पार्टियों के लिए एक्टिव थे, तब से फॉलो नहीं कर रहा था मैं।
लेकिन जब से आप बिहार के लिए कर रहे हैं तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। दूसरी बात आपको बता दूं कि मैं ऐसे बीजेपी को समर्थन करता हूँ पिछले कई सालों से। जी। जब से आप मैं पिछले कई सालों से बीजेपी को समर्थन करता हूँ और बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, आज भी हूँ, अभी इस समय तक हूँ। लेकिन जब से आपने मुहिम बिहार के लिए किया तो मैं आपको भी मानता हूँ और समर्थन करने लगा। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो फेसबुक पे शेयर किया, मेरे गांव में लोगों को बताया, तो लोगों को अवेयर होने लगा कि गांव में हर आदमी के पास मोबाइल नहीं है, फेसबुक नहीं है, जो बहस पे चल रहा है, घूम रहा है। मैं गांव जाता हूँ साल में एक बार, तो मैं लोगों को बताने लगा जिनके पास मोबाइल नहीं है, जानकारी देने लगा। लेकिन अब तो आपको लोग जानते हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था प्रॉब्लम ये है अपने यहाँ कि हमारे यहाँ सिर्फ जाति पे व्यवस्था पे वोट होती है। मैंने ये देखा है गांव में। अब हमारे गांव में 6 टोला है, एक बावन टोला है, एक टोला है, दूसरा टोला है, डुम टोला है। ये टोले में हम लोग बटे हैं। अब मैं अगर किसी को समझाने जाऊं तो पहले बोले ये तो बावन टोला का है, ये हमको बरोबर बोल नहीं रहा है, उल्टा ही बोलता हूँ। ये एक समस्या है जिससे आपको निपटना है, आज नहीं तो कल, जब आप पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात, आपने अभी एक सीनियर सिटीजन का बात की, बहुत अच्छा लगा। ये मेरे में बहुत दिन से है। मैंने कई बार बीजेपी के सांसदों को भी बोला, लेटर भी लिखा वो लोग को कि आप लोग वृद्धा पेंशन बहुत कम है बिहार में। मेरी माँ गांव में अकेली रहती है, पेंशन की उनको कोई समझो फिलहाल जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके लड़के लोग शहर में कम कमाते हैं और वो 400 के लिए भी इंतजार करते हैं। अगर उसको भी 1000 रुपया भी कर दें, क्योंकि गैस सिलेंडर आजकल 1100-1200 में आता है। मैं जब गांव में था लास्ट टाइम, तो जो खेती पे डिपेंड है या जो भैंस पे डिपेंड है, उनके लिए 1100 बहुत मुश्किल का बात हो जाता है। लोन लेने आए थे मेरे पास, मैंने पूछा किस लिए लोन लेने आए हो आप? वो बोली कि मुझे सिलेंडर भराना है और मेरे पास 1100 रुपया नहीं है। इतनी नीचे स्तर पे लोग को गरीबी है, मुझे बहुत दुख हुआ। हम लोग शहर में रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, 25-50 लाख के घर में रहते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन गाँव में बहुत तकलीफ आज भी है, बदलना चाहिए, बदल नहीं रहा है, तो बड़ा दुखद बात है। दूसरी बात है, मैंने 2 क्वेश्चन भेजा था आपके पास। एक तो बिहार का जीतने का प्लान आपका क्या है, और जात पात से कैसे आप लड़ेंगे? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये जो जाति वाली बात है, मैं पूरे पदयात्रा के दौरान अगर एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया है वो ये है कि प्रशांत जी सब बात ठीक है, पूरी तरीके से आपसे सहमत हैं, ये भी मान रहे हैं कि आप चाहेंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जाति से कैसे निपटिएगा? तो थोड़ा सा मैं लंबा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं लगातार देता रहा हूँ, फिर भी सुनने के बाद लोग सहमत होने के बाद भी फिर यही सवाल पूछते हैं। देखिए, बिहार में ही सिर्फ जाति है ऐसी बात नहीं है। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए। मैंने पूरे देश में चुनाव का राजनीतिक तौर पे जो काम किया है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर जाति की कुछ न कुछ भूमिका न हो। बिहार में भी जाति की भूमिका है, थोड़ा कम या ज्यादा। ऐसा नहीं है कि गुजरात में जाति नहीं है। चूंकि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, तो कई बार हर समस्या के लिए इसी को दोष दे दिया जाता है कि भैया कुछ भी हो, जाति क्यों नहीं है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर जाति बहुत है। अब मैं आपको उदाहरण से बताता हूं कि आपने कहा कि बिहार में अंत में वोट तो जाति पर ही पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आगे क्या होगा उसको छोड़िए, पीछे क्या हुआ है उसको मैं आपको बताता हूं। बिहार में 1984 में, आपको याद होगा या आप जानते होंगे, 1984 में उस समय बिहार झारखंड एक था, तो कांग्रेस को 54 में 51 MP जीतकर आए थे। यही जातियों में बटा हुआ बिहार, सारे बिहार ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया था। जब आपसे मैं पूछूंगा कि ये कैसे हुआ, तो लोग ये बताएंगे कि भाई वो तो कोई क्या, इंदिरा जी की मृत्यु हुई 84 में, तो उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें लोग जाति और धर्म सब भूलकर सबने कांग्रेस को वोट दिया। इस बात को आप अपने कागज पर लिख लीजिए। फिर 1989 में इसी बिहार में बहुत बड़े बहुमत से बीपी सिंह जनता दल जीत कर आया। आपसे मैं पूछूंगा भाई 1989 में क्या हुआ? बीपी सिंह के जाति के तो बहुत कम लोग रहते हैं बिहार में, तो आप जैसे लोग ये बताएंगे कि भैया वो जाति की बात ही नहीं थी। 89 में तो जो बोफोर्स का मामला चला, जो भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया,
घर घर में लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब ने जाकर बोफोर्स के नाम पर बीपी सिंह को वोट दे दिया। इसको भी आप लिख लीजिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा 2014 में क्या हुआ। नरेंद्र मोदी के जाति का तो कोई बिहार में नहीं रहता है, भाजपा कैसे जीत गई 2014 में? तो आप मुझे क्या बताएंगे कि अरे भैया 2014 में भाजपा को वोट थोड़ी ना पड़ा, वो तो मोदी जी का लहर था। मोदी जी के नाम पर सारे जाति के लोग, सब लोग जाकर भाजपा को वोट दे दिए। इसको भी आप लिख लें। फिर मैं पूछूंगा कि 2019 में क्या हुआ, फिर भाजपा कैसे जीत गई इतनी बड़े मत से? तो लोग बताएंगे कि भैया चुनाव के 10 दिन पहले तक बहुत कांटे की टक्कर थी। मधुबनी में, झंझारपुर में भी भैया बहुत कांटे का मुकाबला था। ये जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा के बाद तो भैया कुछ बचा ही नहीं, गांव में हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। मैं ये चार बात आपको, थोड़ा हंसी की बात लग रही है लेकिन ये चार बात क्यों बता रहा हूं, इन चारों बातों को आप कागज पर लिखिए। 84 एक घटना है, एक बड़े नेता की मृत्यु और उस मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति और उस सहानुभूति से बना हुआ लहर। 1989 एक विषय है भ्रष्टाचार, बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, जिसने समाज का विश्वास जीत लिया, उससे बनी हुई लहर। और 2019 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलवामा, देश के शहीद, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है? कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई विषय अगर समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। लेकिन अगर कोई इतनी बड़ी बात न हो, कोई इतना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति न आए, कोई कैरिस्मेटिक व्यक्ति न आए, कोई मुद्दा न हो, कोई इतनी बड़ी घटना न हो, वैसी परिस्थितियों में लोग कहते हैं चलो सब तो एक ही जैसा है, अपने जात वाले को ही दे देते हैं। तो ये पीछे की घटना बताती है कि समाज में वो ताकत है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने प्रयास में वो ताकत पैदा करें। अगर समाज को ये दिखेगा कि जन सुराज अन्य दलों से, अन्य नेताओं से, अन्य संगठनों से, अन्य प्रयासों से अलग है, तो निश्चित तौर पर समाज ऊपर बढ़कर इसको चुनेगा। और एक और अंतिम बात मैं आपको बता दूं, एक बार को मान लीजिए कि जाति से आप नहीं निपट सकते, तो भी आपके हमारे पास विकल्प क्या है? जाति तो कभी खत्म होगी नहीं, तो ना जाति कभी खत्म होगी ना कभी आप प्रयास करेंगे। देखिए, समाज सुधारक में और राजनीतिक नेता में एक मूल फर्क समझिए। जो लोग राजनीति के जरिए समाज का अगुवा बनना चाहते हैं, उनके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करेंगे, कि जाति न रहे तब राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तब राजनीति करेंगे, सब बाहुबलियों का प्रभाव खत्म हो जाए तब राजनीति करेंगे। अरे भाई, अगर सब अच्छा हो ही जाएगा तो फिर आपकी हमारी जरूरत ही क्या है? तो जो लोग राजनीति करके समाज के अगुवा बनना चाहते हैं, उनको इस बात की समझ रखनी पड़ेगी कि आपको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को रहते हुए ही समाज का अगुवा बनना है। गांधी जी ने पूरे देश में जो काम किया, उस समय भी तो जाति थी, उस समय भी तो धर्म में लोग बटे हुए थे, उस समय भी तो समाज अनपढ़ था, उस समय भी तो लोग पैसे पर बिकते होंगे। लेकिन प्रयास किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पीतल और सोना आप अपने गांव में ले जाकर रोड पर फेंक दीजिए और किसी जाति के लोग को बुलाइए और उससे पूछिए कि तुम पीतल उठाओगे कि सोना, जाति कोई भी हो सोना ही उठाएगा। तो ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है, जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हम तब कर अपने आचार से, व्यवहार से, विचार से, प्रयास से सोना दिखें। अगर हम सोना दिखेंगे तो बिहार की जनता हमें ही चूज करेगी, ये मेरा पूरा यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। प्रशांत, हमारा अगला सवाल जो है वो राधा मोहन सिंह जी का है। राधा मोहन जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा ओपन करके आप प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। राधा मोहन जी।
राधा मोहन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े, शायद नेटवर्क का, कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है। अक्षत जी हमारे साथ हैं। अक्षत जी, आप अपना कैमरा प्लीज ओपन कीजिए, अनम्यूट करके आप प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाय हाय सर, गुड इवनिंग। मैं अक्षत, मैं 23 साल का हूँ। मुंबई में काम करता हूँ, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में हमारी फर्म है। मेरा सवाल ये है कि मैंने 10वीं में भी बहुत अच्छे नंबर लाया, 12वीं में भी बहुत अच्छे नंबर लाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया पढ़ने। बट मेरा सवाल जनरली ये है कि मेरिटोक्रेसी बिहार में प्रमोट नहीं होती। अगर मैं अच्छे नंबर लाया तो मैं बिहार में क्यों नहीं आगे पढ़ पाया, या मैं दिल्ली से फिर मैं मुंबई क्यों आना पड़ा मुझे नौकरी करने? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने देखा होगा, इंडिया से बहुत काबिल लोग पढ़ लिख कर अमेरिका जाते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा सपोर्टिव है, सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर बनना ज़्यादा आसान है। तो जिस तरह से बॉम्बे और दिल्ली और बेंगलोर के मुकाबले आपको सिलिकॉन वैली का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा सपोर्टिव दिखता है, वैसे ही बिहार के मुकाबले बॉम्बे दिल्ली ज़्यादा सपोर्टिव है। इसलिए जो बिहार की जो दुर्गति है, जो हम लोग की बदहाली है, उसके मूल में सबसे बड़ा कारण ये पलायन का है। पलायन जब हम लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि गरीब आदमी मजदूरी करने बिहार से बाहर जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर इसको आप गंभीरता से इस चीज का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में 3 बड़े पलायन हैं: श्रम का पलायन, बुद्धि का पलायन और पूंजी का पलायन। बहुत बड़ी संख्या में नवयुवक जो मजदूर बनकर बाहर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, अपने जब तक उनकी जवानी है, शरीर में ताकत है, शरीर से मेहनत कर सकते हैं, वो बिहार में नहीं, बिहार के बाहर जाकर वहां घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग भी आप जैसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर थोड़ा बुद्धि से बौद्धिक तौर पे मजबूत हैं, वो आप अपने लिए दूसरे जगह अवसर पाए तो आप दूसरे जगह चले गए। तो आप बिहार के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा रहे हैं, आप मुंबई के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, जीएसटी वहां डाल रहे हैं, और मुंबई वाले कहते हैं भैया जीएसटी तो सब हमारा ही है, बिहार के लोगों को क्यों मिल रहा है? तो और तीसरा, पूंजी का पलायन। मैं जो पीछे आपको बता रहा था, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग में शायद आप कुछ काम करते हैं। आरबीआई का आप जाके वेबसाइट देखिए, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक 32 वर्षों में बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, 26.2 लाख करोड़ रुपीस बैंकों ने बिहार के लोगों का, बाहर का पैसा छोड़ दीजिए, गरीब बिहार के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। अब आप कहिएगा भाई ये तो बैंक कहीं से कहीं पैसा भेज सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं भेज सकता है। ये वैधानिक जिम्मेवारी है बैंकों की कि कम से कम 70% सीडी रेशियो बनाकर रखा जाए। मतलब अगर 100 रुपया बिहार के बैंकों में जमा हो रहा है तो बिहार के बैंकों की जिम्मेवारी है कि 70 रुपया यहाँ लोन के तौर पर दिया जाए, ताकि लोग घर बना सके, कोई मोटरसाइकिल खरीद सके, कोई यहाँ पर यूट्यूब खोल सके, कोई दुकान खोल सके, कोई रोजी रोजगार कर सके। लेकिन ये सीडी रेशियो जो गलत है, बिहार में बैंक जो है वो पैसा दे ही नहीं रहे हैं, लोगों की अपनी आमदनी है नहीं और बैंकों से लोन मिल नहीं रहा है, तो पूंजी आएगा कहां से? पूंजी के तो 2 ही स्रोत है, या तो आप अपना पैसा बचत का लगाइए या बैंकों से आपको कर्ज मिले। तो बिहार में सबसे बड़ा जो आमूलचूल परिवर्तन आना है वो शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता को लेकर है। अगर यहाँ पर पूंजी सुलभ करा दिया जाए तो लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रोजी रोजगार का उपाय खुद से कर सकते हैं। तो मेरी अपनी समझ है, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, कि बिहार में शिक्षा पे इन्वेस्ट करना, और शिक्षा के बाद जो लोग पहले से पढ़ लिख कर निकल गए हैं, भले बहुत काबिल ना हो लेकिन उनके पास स्किल्स है, उनको पूंजी दिया जाए ताकि वो पूंजी की मदद से अपने और अपने परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए रोजी रोजगार कर सके। ये बिहार में जो एक सिस्टम बना हुआ है कि हर आदमी सरकारी नौकरी खोज रहा है, उसको ये पता ही नहीं है कि पूरे बिहार में 13 करोड़ आबादी में सिर्फ 1.97%, सिर्फ 1.97% लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मचारी इंक्लूडेड, कुल 2% से कम लोग सरकारी नौकरियों में बिहार में हैं। लेकिन पूरे बिहार के लोग उसी सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर 2% लोगों को नौकरी मिल भी जाए तो भी 98% लोगों का जीवन तो नहीं सुधरेगा।
वो तब सुधरेगा जब उनके पास शिक्षा हो, उनके पास रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी हो, और उनको रोजी रोजगार करने के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम हो। तो जन सुराज में हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धि का, श्रम का और पूंजी का पलायन रोका जाए। पूंजी का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन रुकेगा, तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। ये मंत्र हम लोग बता रहे हैं, और ये मेरी सोच सिर्फ नहीं है, दुनिया भर के विशेषज्ञों से मैंने जो बात करी है, जो मैंने खाका बनाया है, कि अगर श्रमिकों का पलायन रोकना है, श्रम का पलायन रोकना है, तो बुद्धि और पूंजी का पलायन रोकना होगा। प्रशांत, सर मेरा हमारा अगला सवाल राकेश कुमार अग्रवाल जी का है। राकेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन करके आप प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं अब देख राकेश रहा कुमार। हूँ। जी जी, मैं राकेश कुमार अग्रवाल गया जिला के अंतर्गत अमस गांव का निवासी हूँ, और वर्तमान में जेएनपीटी पोर्ट पे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं एक्चुअली 2006 से ही बाहर में रह रहा हूँ सर, और बिहार से बाहर दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में भी लगातार काम करता रहा हूँ सरकारी सेक्टर में सर। प्रशांत किशोर जी, यदि आपकी परमिशन हो तो मैं सबसे पहले आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जो कहना है, मेरी परमिशन क्या जरूरत, माइक आपके हाथ में है, गाली आप देना सर है गाली परमिशन दे दीजिए, दो सवाल सर। करना है सवाल कीजिए, आशीर्वाद देना है आशीर्वाद दीजिए। जी जी, आपने बिहार के युवाओं के लिए एक राजनीतिक अवसर प्रदान की है, और इसके लिए आप हर चुनौतियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। आपकी इस उद्यमशीलता, कर्मठता और जज्बे को सलाम करते हुए मैं आपके लिए चंद शब्द पेश करना चाहता हूँ। वह पथ क्या, पथी की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये आपके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। आप बिहार के लिए, बिहार के निवासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं इस उद्यमशीलता, कर्मठता और जज्बे को सलाम करता हूँ। आपसे हमें और हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा लेनी भी चाहिए। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि हजारों हाथों की तालियां मायने नहीं रखती है, मायने रखता है वो हाथ जो जरूरत में कंधे पे होता है। हम सब आपके लिए, आपके जन सुराज के लिए, हम सब के जन सुराज के लिए वो हाथ बनना चाहते हैं। बात यह है सर कि हमारे बिहार राज्य में समस्या ही समस्या है, क्योंकि हमारी ऐसी नजरिया बन चुकी है। मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं वो है गरीबी, भुखमरी, पलायन, अशिक्षा, अपराध, बीमारी, भ्रष्टाचार। ये सब देखा जाए तो सर इन सभी समस्याओं का मूल जो समस्या है वो है बेरोजगारी। यदि हम बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को रोजगार दे दें तो आधी से ज्यादा समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। इस पे आपको जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे ये बात है सर, बिहार में बड़े कारखानों की कमी है। 90 से पहले जो कारखाने थी वो बंद हो चुकी, और आज वो जर्जर की स्थिति में है। उसको या तो नए सिरे से शुरू करवाने की जरूरत है। खेती, हमारा जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है सर। खेती वहां की मुख्य पेशा है, लेकिन खेती से सालों भर रोजगार नहीं मिलता है, जिसके कारण भी बिहार के युवा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में काम के तलाश में पलायन करते हैं, और अपनी जिंदगी की अधिकांश समय भटकने को ही मजबूर होते हैं। वो अपनी युवा अवस्था यानी स्वर्णिम जो समय होता है उसको वो रोजगार की तलाश में ही भटकाते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है सर कि बिहार में समस्या ही समस्या है, लेकिन उन समस्याओं में समाधान भी है, जिस पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपसे हमारी यही सवाल है कि आप इतनी सारी समस्याओं को कैसे सोल्व करेंगे, इस विषय पे आप अपनी बात को रखें सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए, आपने जो बात रखी है, बिहार में बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, जी और जी मैंने अपने किसी एक इंटरव्यू में ये कहा भी है कि मैं भी बिहार में ही पैदा हुआ हूँ। बहुत गरीब घर से आता हूँ। मेरे दादाजी खुद बैलगाड़ी चलाते थे। अपने सभी बच्चों में एक हमारे पिताजी को किसी तरह सबने मिलकर पढ़ाया, तो हमारे पिताजी डॉक्टर बने। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे तो 2 बरस बिहार में आकर काम करने का अवसर मिला। बाद में राजनीतिक क्षेत्र में भी बिहार में मैं सक्रिय रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समझ उस समय भी बनाई। आंकड़ों को भी समझता हूँ। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति समझता है कि बिहार में परेशानियां क्या हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन जब मैंने पदयात्रा शुरू की, और जो मैंने जमीन पर जो गरीबी, जो विवशता देखी है, मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ कि वो आंकड़े नहीं बताते।
आंकड़ों में जो दिखता है, जो बिहार की परेशानी, जो गरीबी, जो बदहाली, जब उसको आप सामने जाकर देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं बिहार के बारे में। जब मैं गांव से गुजरता हूँ, ज्यादातर गांव में या तो महिलाएं बची हैं, बच्चे बचे हैं, बूढ़े लोग बचे हैं, नवयुवक सब छोड़कर चले गए। जब गांव के बाहर लोग मिलते हैं मुझे, आप शायद ही कोई महिला मिलेगी जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ज्यादा हो। शायद ही कोई 50-60 साल से उम्र की ज्यादा महिला मिलेगी जिसका शरीर बेंड ना हो गया हो। हीमोग्लोबिन खून की कमी इतनी है, कैल्शियम की कमी इतनी है कि 50 वर्ष की महिला 75 वर्ष की दिखती है। बच्चे जो 8वीं, बगल में मैं चलता हूँ, बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूँ किस क्लास में पढ़ते हो, बताता है 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, जबकि उसके शरीर से वो दिखता है कि वो तीसरे या चौथे क्लास में है। कुपोषण इतना है, तो निश्चित तौर पर बहुत परेशानी है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि बिहार को कल सुधार देंगे। अगर हम लोग कल से सुधरना शुरू भी कर दें तो कम से कम 10 वर्ष लगेगा देश के सामान्य राज्यों के श्रेणी में आने में। हम लोग इतना पीछे छूट गए हैं, इतना पीछे छूट गए हैं कि बिहार में 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो आपका जीवन कैसे चल रहा है। लेकिन इतनी चुनौतियां हैं, इतनी परेशानी है, तो हल भी हम ही लोग को निकालना पड़ेगा। हम प्रयास करें, आप प्रयास करें, ये प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। केरल से और तमिलनाडु से लोग आकर फैक्ट्री लगा सकते हैं, वो बिहार को सुधार नहीं सकते हैं। सुधारने का जिम्मा आपका और मेरा है। इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर ये तय किया है कि अगर इस मिट्टी से पैदा हुए कुछ भगवान ने शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दे दी है तो इस मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस अदा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लोग मुझे बताते हैं कि बड़ा कठिन काम है। मेरे भाई, कठिन है इसीलिए मुझे करना है, कोई नहीं कर रहा है इसलिए मुझे करना है। और आप जैसे लोग, अभी मुझे मेरे साथी बता रहे हैं कि इस कॉल पर 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग क्या बात करें, हम लोग पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं, कोई गाना नहीं गा रहे हैं, लेकिन 20,000 लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस सत्र से जुड़े हुए हैं। ये दिखाता है कि चाहे जितनी बड़ी परेशानी हो, जितना बड़ा कष्ट हो, हजारों लाखों बिहार के लोगों के मन में जज्बा है कि कुछ अगर अवसर मिले तो इसको सुधारा जाए, ताकि हम लोग ने जो देखा, जो हम लोग भुगत रहे हैं, कम से कम हम लोग की आने वाली पीढ़ी को न देखना पड़े, न भुगतना पड़े, कोई बिहारी कह के हम लोग को अपमानित न करे। लेकिन इसके लिए किसी सज्जन ने पहले अच्छा कहा कि ये किसी ने लड़के ने, इसके लिए दोषी आपकी और हमारी पीढ़ी है, शायद हमसे पीछे वाली पीढ़ी है। तो सुधार भी किसी न किसी पीढ़ी को करना पड़ेगा। आप बिजनेस करने वाले लोग हैं, मैं जहां तक समझ रहा हूं आप शायद कोई बिजनेस धंधा करते हैं। अगर एक पीढ़ी ने कर्ज लेकर आपकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया तो अगली पीढ़ी को और डबल मेहनत करके उसको सुधारना है, छोड़कर भागने से नहीं होगा। धंधा तो फिर ठीक करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर बिहार को हमने, हमारे पीढ़ी के, हमारे पहले वाले पूर्वजों ने, पीढ़ी ने खराब किया है तो इसके सुधारने का जिम्मा हम लोगों को लेना होगा। और बिल्कुल हम लोगों में क्षमता है, हम लोगों में कोई कमी नहीं है, हम लोग ये काम को कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। मेरा अपना दृढ़ संकल्प है। मैं जितना दुनिया भर के विशेषज्ञों से बात करता हूँ, जमीन पर अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, बिल्कुल 10 वर्ष में बिहार को नंबर 1 तो नहीं बनाया जा सकता है 10 वर्ष में, लेकिन 10 वर्ष में मैं लिख कर दावा कर सकता हूँ कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में जरूर शामिल करा दिया जाएगा। कहीं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रशांत, जैसा कि आपने कहा कि 20,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस सत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 20 ही नहीं, अब हमारे साथ 30,000 लोग जुड़े हुए हैं। और ये दिखाता है कि लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कितने ज्यादा समर्पित हैं और जनसुराज को कितना ज्यादा सहयोग दे रहे हैं। प्रशांत, सवालों के बीच में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी आपने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि हमारे जितने भी प्रवासी बिहारी हैं वो किस तरीके से अपना सहयोग जनसुराज में दे सकते हैं, जनसुराज में उनकी भूमिका कैसी रहेगी, और वो बिहार से बाहर बाहर रहकर भी एक जो संगठन बन रहा है, मुंबई कहें या दिल्ली कहें, तो जनसुराज में उनका योगदान किस प्रकार रहेगा, अगर आप इस पे प्रकाश डाल सके तो। ये तो पहला ही सवाल था, मैं फिर से उसका उत्तर रिपीट कर देता हूँ। 30,000 लोग जुड़े हुए हैं, ये किसी रैली से बड़ी है। जब मैंने जनसुराज की पदयात्रा शुरू करी थी
और इस तरह के सत्र हम लोग करते थे। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, 1500-2000 लोग आने पर हम लोग को बड़ी खुशी होती थी कि आज के सत्र में 2000 लोग आए हैं। आप बता रहे हैं कि 30,000 लोग पिछले 1 घंटे से 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे से जुड़े हैं। ये उनके मन में जो बिहार के लिए, बिहार के समाज के लिए, बिहार के अपने भाइयों के लिए जो सम्मान है, जो भावना है, उसका कद्र करता हूं। उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहा हूं। आपको फिर से दोहरा देता हूं, आप कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी आप मदद कर सकते हैं इस बात को, इस परिकल्पना को, इस प्रयास को बिहार के अन्य भाइयों से लोगों तक पहुंचाकर पहले उनको बताइए कि कोई ऐसा प्रयास हो रहा है। कई बार हम लोग ये मान लेते हैं कि सबको पता है। भाई 13 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, और सिर्फ ये बताना कि भाई जन स्वराज के नाम से कोई प्रयास हो रहा है जिससे कि आपके और आपके बच्चों की जिंदगी सुधर सकती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कुछ न करें, कम से कम हफ्ते में एक दिन आधा घंटा समय निकालिए, और जहां पर बैठे हुए हैं, जहां पर काम करते हैं, आधे घंटे अपने बिहार में रहने वाले परिजन, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने गांव के 5 लोगों को फोन कीजिए। उनको बताइए कि मैं तो यहाँ बॉम्बे में हूँ, बिहार में प्रयास हो रहा है, जरूर इसमें जुड़ो। अगर आप हर व्यक्ति, मैंने तो पहले उत्तर में 1 व्यक्ति कहा था, अगर आप हफ्ते में 5 व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले 50 हफ्तों में कुछ नहीं होगा तो कम से कम 250 लोगों को आप बॉम्बे में बैठे बैठे इस व्यवस्था से, सुधार के अभियान से जोड़ देंगे। तीसरा, मैंने जो बताया, आपका अनुभव है, आप में वो क्षमता है, आप दुनिया के अच्छे चीजों को देखते, जानते, समझते हैं। अपने अनुभवों को हमसे साझा कीजिए, हम लोगों से, ताकि बिहार को सुधारने का जो मार्ग, जो विजन, जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें आपकी भावनाओं का, आपके अनुभवों को समाहित किया जा सके। कैसे बिहार में सड़क बेहतर बन सकती है, कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हर वो सुझाव, आप ये मत समझिए कि सब बात हमें पता है या हर बात विशेषज्ञों को पता है। आप जैसे हजारों लोग जो सुझाव दे रहे हैं, इसी सुझाव से बिहार को सुधारने का रास्ता बनाया जाएगा। विशेषज्ञों की भूमिका है कि आपके बताए गए सुझाव को एक सांचे में डालकर उसको एक तरीके से प्रस्तुत किया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा अनुभव, सबसे ज्यादा विद्वता उन लोगों में है जिन्होंने इस बिहार को देखा है, समझा है, और अब बाहर दूसरी व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। तो आपके सुझावों का बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बड़ा सहयोग। चौथी बात जो मैंने बताई, अगर आप सक्षम हैं और चाहते हैं कि 500, 1000, 2000, 5000 रुपया अगर आप जन स्वराज अभियान के लिए, इस प्रयास के लिए योगदान करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 2-4, 5000 रुपया डोनेट कर सकते हैं। आप जोमेटो पर रोज खाना खाते होंगे, बढ़िया पिज्जा ऑर्डर करते होंगे, अपने बिहार के व्यवस्था के सुधार के लिए 500, 1000 रुपया दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो दीजिए, उसका स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो 5वीं बात है, आने वाले 1 साल में 10 दिन कम से कम निकालिए, बिहार आइए, और अपने गांव, अपने शहर में 10 दिन कम से कम वॉलंटियर के तौर पर ये तय कीजिए कि मैं आऊंगा और जन स्वराज के इस प्रयास में, बिहार की व्यवस्था सुधार के इस यज्ञ में अपनी ओर से आकर अपने गांव, मोहल्ले, परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, उनको समझाऊंगा। अगर 5 लाख लोग वापस आकर ये प्रयास करेंगे, 50 लाख लोग अपने आप जन स्वराज से जुड़ जाएंगे। जब ये व्यवस्था बनेगी तभी इससे और सुधार होगा। और एक अंतिम बात और कह देता हूं, बिहार जो हम लोग चैप्टर वहां बना रहे हैं, आपको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में, लुधियाना में। उसमें उसका एक उद्देश्य ये भी है कि बिहारी होना गौरव, बिहारी ब्रदरहुड की बात को एक दूसरे से जोड़ें, उनको समझाएं, ताकि बिहारी ब्रदरहुड की जो भावना है, लंबे समय के नजरिए से उसको लोगों के बीच में उतारा जा सके। इन तरह कई तरीकों से आप इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। कुछ मत कीजिए, कम से कम जो मैं बोल रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अपने फेसबुक पेज पर डालिए। आपके बिना प्रयास के सैकड़ों लोग उसको देखेंगे, उनमें जिज्ञासा जगेगी, उनके सवाल होंगे, और आप जैसे लोगों के प्रयास का ही ये नतीजा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को सुनने के लिए 30,000 लोग अभी इस सत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को बढ़ाइए, बिहार के हर व्यक्ति को एक चीज बताइए कि तुमने जाति पर वोट दिया, तुमने धर्म पर वोट दिया, तुमने विचारधारा के लिए वोट दिया, तुमने नेताओं के लिए वोट दिया, तुमने दलों के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया, तुमने अनाज के लिए वोट दिया। एक बार जीवन में बिहार को सुधारने के लिए, अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए
अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो, अपने आप बिहार सुधरेगा। प्रशांत, एक और सवाल है कि जैसे अभी हमने दिल्ली में लोगों से मुलाकात की, पहले हमने उनसे वर्चुअल मीटिंग की और फिर हम उनसे इन पर्सन मिले, तो ये हमारा जो मुंबई चैप्टर है, कब वो अवसर बन पाएगा, या उसका क्या एक प्लान है कि हम सब आपस में मिल सकें और एक बातचीत और एक वो जो व्यवस्था है वो इनके साथ डिस्कस कर सकें? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों ने तय किया है कि देश के 10 ऐसे शहर जहां 5 लाख से ज्यादा बिहार के साथी रहते हैं, वहां पर मैं व्यक्तिगत तौर पर जाऊं, लोगों से मिलूं और आपके सहयोग से बिहारी ब्रदरहुड के नाम से जनसुराज का वहां पर ये संगठन बने, ताकि आपसे फोन और इंटरनेट के अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात हो सके, आपसे बात हो सके, आपके सुझावों का, आपके सहयोग का को जनसुराज में समाहित किया जा सके। दिल्ली चैप्टर बनना शुरू हो गया है। अभी 23 तारीख को वहां बैठक हो रही है, वहां जनसुराज का कार्यालय खुल रहा है और हम लोगों ने तय किया है कि दिल्ली में 2 अक्टूबर तक 5 लाख बिहारियों को जनसुराज की इस व्यवस्था से दिल्ली में जोड़ दिया जाएगा। तो मेरा आप साथियों से, जो साथी भी इसमें योगदान करना चाहते हैं, पहले मुंबई में रहने वाले सारे बिहारियों को संगठित किया जाए, उसके लिए वहां पर जनसुराज की ओर से ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस दिशा में प्रयास किया जाए। हम अपने कुछ साथियों को भी बॉम्बे भेज रहे हैं इन चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए। वो आपके साथ मिलेंगे, वहां बात करेंगे। आप में जो साथी भी इस व्यवस्था से जुड़कर बिहारियों को वहां संगठित करने में योगदान करेंगे, उनका स्वागत है। मैं खुद भी आऊंगा, वहां आपसे मुलाकात भी करूंगा। लक्ष्य जैसे है 2 अक्टूबर तक देश के 10 शहरों में जहां पर भी 5 लाख से ज्यादा बिहारी रहते हैं, वहां पर जनसुराज का एक फिजिकल व्यवस्था, वहां जनसुराज का कार्यालय, जनसुराज का वहां संगठन, जनसुराज के लोग, उसको बना दिया जाए, ताकि आपके प्रयास से बॉम्बे में रहने वाले बिहार के लोग और बिहार में रहने वाले उनसे जुड़े हुए लोग आपस में एक दूसरे को समझा सकें, जुड़ सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें और बिहार की इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान में अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारे जितने भी मुंबई चैप्टर के लोग हमारे साथ इस लाइव में मौजूद हैं, हम उनसे फिजिकली भी मिल सके। प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तमाम जितने भी प्रवासी बिहारी हैं, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जरूर उम्मीद करते हैं कि हम आपसे जल्दी ही फिजिकली भी मिलेंगे और जनसुराज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जनसुराज के बारे में अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को बताएं, और ये जो मुहिम है बिहार को आगे बढ़ाने की, इसे एक साथ मिलकर, जैसा कि जनसुराज का कहना है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, इस प्रयास को आगे बढ़ाकर हम बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। मैं एक आपसे आह्वान करना चाहूंगा। आप हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। कुल 4 या 5 प्रश्न हम लोगों ने लिए, या 10 प्रश्न लिए होंगे जी। आपके जो भी प्रश्न हैं, आप प्लीज उसको रिकॉर्ड करके या लिखकर हम लोग से भेजिए। अगले 72 घंटे में, अगले 3 दिनों में मैं उसका वीडियो से आंसर रिकॉर्ड करके कोशिश करूंगा कि आपके व्हाट्सएप पर, आपके नंबर पर भेजूं, ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल सके। ये जरूरी नहीं है कि आपके हर सवाल, हर डाउट का मैं समुचित समाधान कर सकूं, लेकिन प्रयास ये जरूर है कि जो भी सवाल आपके मन में है वो आप हम लोगों से साझा कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर साझा कर दीजिए। उसका उत्तर अगले 48 से 72 घंटों में, 2 से 3 दिनों में मेरी टीम रिकॉर्ड करके उत्तर आपको भेजेगी, ताकि आप उसको देख सके, समझ सके और एक सोचा समझा निर्णय जनसुराज से जुड़ने का या जनसुराज की मदद करने का आप भविष्य में ले सकें। आप सबों का जुड़ने के लिए, इस सत्र से जुड़ने के लिए, अपने सवाल रखने के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए एक अच्छी सोच रखने के लिए, सबों का हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे जुड़े रहे। जल्दी ही आपसे बॉम्बे में मेरी मुलाकात होगी। आने वाले 1 महीने के अंदर जनसुराज की व्यवस्था बॉम्बे में हम लोग खोलेंगे, जिसमें आप सभी साथियों को जुड़कर इसको और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय बिहार, जय जनसुराज। थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू दीपाली।